नमस्कार। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। इससे पहले हम वैसे तो पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। इसके अंदर हमने पहले वाली वीडियो में मारवाड़ बोल सकता हूं या जोधपुर का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे जोधपुर या मारवाड़ से ही एक शाखा और निकली है राठौड़ों की, जिसने शासन किया था बीकानेर पर। तो आज हम बोल सकते हैं कि आज हम देखेंगे बीकानेर का इतिहास। जोधपुर के अंदर राठौड़ों ने शासन किया, यहीं से शाखा निकली थी। तो बीकानेर के अंदर भी किस वंश का शासन हो गया? राठौड़ वंश का। सबसे पहले हम देख लेते हैं बीकानेर की सीमा कहां तक थी। बीकानेर राज्य था, उसकी सीमा कहां तक थी। तो आगे पढ़ेंगे तो थोड़ी इसमें सहूलियत हो जाएगी, थोड़ी सहायता मिल जाएगी। बीकानेर देखें, अपने बीकानेर की सीमा देखें तो नीचे तो आ गया आपका जोधपुर। जोधपुर से बिल्कुल टच था। इधर हो गया आपका जैसलमेर, मैं बोल सकता हूं। ये आपका हो गया जैसलमेर, में बोल सकता हूं। बीकानेर के पश्चिमी साइड में हो गया, या सही बोले तो दक्षिण पश्चिम में हो गया। इधर ऊपर की साइड था, उत्तर पश्चिम में था आपके बहावलपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऊपर यहां पर होता था आपके पंजाब, और इधर सीमा लगती थी जयपुर के साथ, या आमेर हो गया आपके। तो ये हो गया आपका बीकानेर राज्य, बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत पंजाब था उस समय। आपको आगे एक राजा पढ़ेंगे सरदार सिंह, वो देखेंगे कि बीकानेर के एक राजा थे सरदार सिंह, 1857 की क्रांति के समय। तो हम पढ़ेंगे कि सरदार सिंह एक ऐसा राजा था राजस्थान का, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर चला गया था। तो वो यहीं पर आया था हिसार के पास, लोहारू में। तो उस समय हम पढ़ेंगे कि वो पंजाब राज्य के हिसार प्रांत तक आ गया था। हिसार तक आ गया था, यानी उस समय हरियाणा नहीं था, पंजाब था। हरियाणा आजादी के बाद में बना है। तो पंजाब किस में आता था? ये हिसार आपके पंजाब में आता था, और यहाँ पर लोहारू था। वहीं पर वो आपके सरदार सिंह आए थे विद्रोह दबाने के लिए। तो कोई ज्यादा दूर नहीं गए थे, वैसे तो उनकी सीमा ही लगती थी यहाँ तक। फिर हम पढ़ते हैं कि गंग नहर लाए थे, तो वो पंजाब ऊपर टच ही था। ये फाजिल का मुक्तसर वाला इलाका इस तभी बीकानेर में आता था। तो यहाँ से सीधा पंजाब से पानी लाना था आपके बीकानेर में। तो ये थोड़ी ध्यान कर लेना, बीकानेर की सीमा थोड़ी सी ध्यान कर लेना। नीचे जोधपुर से अलग, जोधपुर से टच होगा। इधर आपका जयपुर हो गया, इधर हिसार, पंजाब, बहावलपुर और आपका जैसलमेर हो गया। तो ये थोड़ी सी ध्यान कर लेना। यहाँ पर वंश कौन सा है? राठौड़ वंश है। राठौड़ वंश होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला जो राजा आता है उसका नाम है राव बिक्का। बीकानेर का स्थापना करने वाला या बीकानेर का पहला राजा हो गया राव बिक्का। कब से कब तक है इसका शासनकाल? तो राव बिक्का 1465 से 1504 ईस्वी तक। ध्यान रहे तो बढ़िया बात है, ना रहे तो कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेना शासनकाल कब से कब तक है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो हमारा एक आता है जोधा जी का व्यंग्य। राव जोधा का व्यंग्य। राव जोधा का व्यंग्य। जब मैं आपको जोधपुर पढ़ा रहा था या मारवाड़ पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की 1469 ईस्वी में। उनका बड़ा पुत्र था राव बिक्का, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। तो ये वही बिक्का है। क्या होता है कि
राव जोधा के एक भाई और थे जिनका नाम था कंदल। राव जोधा के भाई थे कंदल। तो बिक्का के क्या हो गए, अंकल हो गए या चाचा हो गए। और बिक्का का एक भाई और था जिसका नाम था बिंदा। बिक्का का भाई था बिंदा और राव जोधा का भाई था कंदल। राव जोधा का भाई था कंदल, जो बिक्का का क्या हो गया, अंकल हो गया, चाचा बोल सकता हूं मैं। तो बिक्का और कंदल की अच्छी बनती थी, अच्छी आपस में, यानी चाचा भतीजा की जोड़ी बढ़िया बनती थी। दोनों दरबार में बैठते तो पास पास बैठते, खाना खाते तो भी पास पास बैठते, यानी हमेशा साथ में रहते थे और अच्छी इनकी बनती थी। दरबार में भी एक साथ बैठते। एक बार क्या दरबार लगा हुआ था और जोधा जी कोई अपने मसले पर बोल रहे थे, कोई बात बता रहे थे कि कहाँ युद्ध करने जाना है, कहाँ पर कोई नया दुर्ग बनवाना। उस समय इसी बातों पर चर्चा हो रही थी। तो उस चर्चा वो सभी लोग, सभी सामंत थे, वो ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन आपके बिक्का और कंदल क्या है, दोनों आपस में चाचा भतीजा अपनी खुसर खुसर में लगे थे, अपनी ही बातों में मस्त थे, मगन थे। एक दो बात तो जोधा जी ने देखा कि कहीं देखने से इनके समझ में आ जाए तो मेरी तरफ ध्यान कर ले। लास्ट में हार के जोधा जी ने बोल ही दिया कि चाचा भतीजा बातें तो ऐसी कर रहे हैं कि कोई नया गढ़ बसाएंगे, कि ये नया गढ़ बसाने के लिए इतना ध्यान लगाकर बातें करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि जितना मैं बोल रहा हूं फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरी तरफ, कि प्लानिंग तो ऐसे कर रहे हो कि कोई नया गढ़ बसाओगे। तो ये जब जोधा जी ने ऐसे बोला तो सभी सामंत हंसने लगे और सभी सामंत हंसने लगे तो कंदल को बुरा लगा। वो खड़े हुए और कंदल खड़े होकर राव जी, यानी कि राव बोले, राव जी यानी राव जोधा की उपाधि होगी, टाइटल हो गया। बोले राव जी ये तो पता नहीं कि नया गढ़ बसाएंगे या नहीं बसाएंगे, लेकिन आप वाले में तो अब नहीं रहेंगे। अगर आपका आशीर्वाद तो अब तो आप आशीर्वाद दो, और अब तो नए ही बसाएंगे, आपका आशीर्वाद है तो नए ही बसा लेंगे, लेकिन आप वाले में तो नहीं रहेंगे। कंदल ने बिक्का से कहा कि बिक्का चल खड़ा हो जा। अब बिक्का अपने चाचा का हिमायत थी, बिक्का तुरंत खड़ा हो गया। वैसे भी चाचा भतीजा की अच्छी बनती है, तो बिक्का खड़ा हो गया। बिक्का ने खड़ा होकर अपने भाई बिंदा से कहा कि चल बिंदा खड़ा हो जा, अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो वो खड़े हो गए। और वैसे भी बिक्का आपके जोधपुर का राजकुमार था, बड़ा राजकुमार था, तो उसके जो भी साथ साथ थे, जैसे नापाजी सांखला और कई जो भी साथ सामंत थे, वो सभी खड़े हो गए और वो सभी यहाँ से जोधपुर से चले गए। कब? 1465 में। 1465 में यानी जोधा जी ने व्यंग्य कर दिया इनको, वो थोड़ा ईगो हटो है, तो यहाँ से वो चले गए। किसके नेतृत्व में गए थे? बिक्का और कंदल के नेतृत्व में यहाँ से चले गए। अब यहाँ से चले तो गए, लेकिन जाए तो जाए कहाँ भाई? एक बार ईगो हटवा तो छोड़ दो दिया जोधपुर, लेकिन कहीं जाने के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए। तो कंदल, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको जोधपुर पढ़ाया था, तो रणमल में बताया था कि रणमल की एक धर्म बहन थी करणी माता। रणमल की धर्म बहन थी करणी माता, जो उस समय साक्षात परिचय दे रही थी, साक्षात अपना चमत्कार दिखा रही थी। और करणी माता कहां थी? देशनोक में। करणी माता थी उस समय देशनोक में। तो ये कंदल, करणी माता रणमल की बहन हो गई, तो ये कंदल की और जोधा की तो ये तो बुआ हो गई, और बिक्का की तो फिर दादी होगी हिसाब से देखे तो कंदल करणी माता के पास लेके गया बिक्का को। नापाजी सांकला और ये बिंदा मैंने आपको बताया, इन सबको ये सब मिलकर कहा जाते हैं? करणी माता के पास जाते हैं। और कंदल कहता है कि डोकरी ये बात होगी, मैं बिक्का को वहां से ले आया, अगर ये जोधपुर में रहता तो आगे का राजा बनता। अब तू इसको आशीर्वाद दे कि अपना कोई अच्छा स्थान बना ले, अच्छा कोई ठिकाना बना ले। करणी माता ने बिक्का को आशीर्वाद दिया और करणी माता ने कहा कि बिक्का तेरो बिकानो जो दाने से सवायो बादसी। और मुझे लगता है कि करणी माता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उसके कुछ समय बाद ही बिक्का ने अपना बीकानेर बसाया। और जैसे हम देखते हैं कि कोई बड़ी रियासत थी, जैसे आप देखते हो मेवाड़ होगी, उससे अलग हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा। आपकी मारवाड़ होगी, इससे अलग हो गया था किशनगढ़। लेकिन इनका कोई बड़ा इतिहास नहीं है। लेकिन आपकी मारवाड़ से अलग हुई है बीकानेर, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। इतना ही बड़ा इतिहास है जितना जोधपुर का है। तो
कहीं वो करणी माता का आशीर्वाद ही था तो फलीभूत हुआ था। तो किसके आशीर्वाद से बसाया? तो ये करणी माता के आशीर्वाद से। और व्यंग्य किसके व्यंग्य के कारण बसाया गया बीकानेर? तो वो राव जोधा जी के व्यंग्य के कारण। बिंदाज का भाई था और इनके साथ एक गए थे नापाजी सांकला, एक आए थे नापाजी सांकला, सांकला जाति के राजपूत थे। तो अब कांदल और बीका ने कहा कि जाए कहां पर? करणी माता से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब जाए कहां पर? तो नापाजी सांकला ने कहा कि जब हम क्या कि राव जोधा जी आपके मेवाड़ से आए थे, वहां पर अनंगल की हत्या कर दी गई थी बारमिली की सहायता से, तब यहां पर कुछ समय कोडम देशन में रहे थे, कोडम देशन में रहे थे और वहीं पर इनका कुछ में मिलिट्री कैंप भी रहा था। हो ना हम वहां पर चलते हैं तो कुछ समय के लिए वो कहां चले गए? कोडम देशर के अंदर। आपके बीका जी और ये कांदल ये सब कहां चले गए? कोडम देशर के अंदर चले गए। तो बीका की प्रारंभिक राजधानी क्या हो गई? कोडम देशर। प्रारंभिक राजधानी या प्रथम फर्स्ट कैपिटल बोल सकता हूं, ये हो गई आपकी कोडम देशर। कोडम के नाम था राव जोधा की मम्मी का, और सर यानी तालाब, उन्होंने वहां पर तालाब बनवाया था तो सर हो गया। तो कोडम देशर में क्या होगी? बीका जी की पहली राजधानी होगी या प्रथम राजधानी इनकी कौन सी होगी? कोडम देशर के अंदर। ये लगभग होगी थी आपके 1472 के अंदर। 1465 में जोधपुर से चले हैं और 1472 में लगभग इन्होंने अपना छोटा मोटा ठिकाना बना लिया कोडम देशर के अंदर, और प्रथम राजधानी होगी आपके कोडम देशर। लेकिन यहां पर पुंगल के भाटियों का क्या था? कब्जा था उस समय। पुंगल के भाटियों में था राव शेखा भाटी था, और उसने बीका को कहा कि यहाँ पर राजधानी नहीं बनानी, यहाँ से आगे चलो। तो बीका ने सोचा भी थोड़ा प्रारंभिक समय, इधर जैसलमेर वाले भाटी बोले कि अगर शेखा जी ने मना कर दिया तो नहीं बनानी यहाँ पर राजधानी। तो आपके बीका जी ने सोचा कि प्रारंभिक स्थिति है, अभी नए नए राज्य स्थापित करने के लिए चले हैं, तो शुरुआत में पंगे नहीं लेने, तो वो वहां से आगे चले गए और एक नगर बसाते हैं, पूरा का पूरा नगर बसाते हैं, अपनी नई राजधानी बनाते हैं बीकानेर, जिसका नाम था बीकानेर। बीका ने बसाया इसलिए बीकानेर, नेर का मतलब होता है शहर या नगर। बीका ने जो नगर बसाया उसका नाम हो गया बीकानेर। कब बसाया? तो ये हो गया आपका 12 अप्रैल 1488 ईस्वी। 12 अप्रैल 1488 को राव बीका ने क्या बसाया? बीकानेर बसाया। अगर इसका विक्रमी संवत देखें तो इसके लिए एक दोहा भी बोला जाता है कि मैं आपको लिख देता हूं, 1595 फिर बाद में इसको समझा दूंगा तो ये आपके विक्रमी संवत से भी याद हो जाएगा। 1595 सूद बैसाख सुमेर, सूद बैसाख सुमेर। थावर बीज थरपिया, थावर बीज थरपियो, बीका बीकानेर। बीका बीकानेर। देखिए ये दो है। अगर हम ईस्वी संवत में देखें तो बीकानेर की स्थापना 12 अप्रैल 1488 को। वही अगर हम विक्रमी संवत में देखेंगे तो देखिए ये क्या है? 1545। 15 को हम 15 ही बोलते हैं, 15 नहीं बोलते, 15। तो ये हो गया 15, मैं साथ साथ लिख देता हूं, ये हो गया 1545। 100 का मतलब आप समझ गए 45 यानी 45, तो ये हो गया 1545। क्या है? ये विक्रमी संवत के अंदर है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1545 विक्रमी संवत।
सूद बैसाख सुमेर, सूद यानी शुक्ल पक्ष, बैसाख हो गया आपके बैसाख का महीना, तो क्या है बैसाख चल रहा है आपके, सूद बैसाख सुमेर। आगे लिखा है थावर, थावर का मतलब होता है शनिवार, राजस्थानी भाषा में हो गया थावर, और वैसे हम बोलते हैं शनिवार। थावर का मतलब हो गया आपके शनिवार। बीज, बीज को बोला जाता है दूज यानी द्वितीय, जैसे हम बोलते हैं बाबेरी बीज, तो क्या होगी वो द्वितीय होगी, तो ये द्वितीय होगी। थर्पिया, थर्पियो यानी थर्पना यानी स्थापना करना, तो क्या हो गया 1545 विक्रमी संवत बैसाख शुक्ल, बैसाख शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, और तिथि कौन सी है, बीज यानी दूध द्वितीय, और वार हो गया आपके शनिवार। तो ये आपके हो गया विक्रमी संवत के अंदर। जो अपना विक्रमी संवत है उसके अंदर अगर बीकानेर की स्थापना देखें तो 1545 विक्रमी संवत बैसाख शुक्ल द्वितीय को, बैसाख शुक्ल द्वितीय, और वार था शनिवार का। एक दोहा जो आपके बीकानेर की स्थापना के बारे में सब कुछ बता देता है। 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपिया, बिक्को बीकानेर, यानी बिक्को, बिक्का जी ने क्या बनाया अपने नाम पर, जो नगर बसाया या नगर शहर बसाया, उसका नाम क्या हो गया बीकानेर, यानी बीकानेर की स्थापना कब हुई, विक्रमी संवत 1545 बैसाख शुक्ल द्वितीय, वार था शनिवार। और अगर आप ईस्वी संवत के अंदर देखें तो 12 अप्रैल 1488 को, ये थोड़ी ध्यान कर लेना। अब हम क्या कहते हैं कि बीकानेर की स्थापना हुई थी अक्षय तृतीया के दिन या आखा तीज के दिन। तो देखिए बैसाख की शुक्ल द्वितीया के जस्ट अगले दिन होता है आपकी आखा तीज या अक्षय तृतीया, इसके अगले दिन होता है आपके अक्षय तृतीया। तो हो सकता है कि पहले दिन कोई हवन वगैरह किया हो, कोई भूमि पूजन वगैरह किया हो, वहां पर स्थापना कर दी, और अगले दिन अक्षय तृतीया वाले दिन कोई पार्टी सार्टी की हो, या हो सकता है कि उस कहते हैं कि उस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन भी खुशी के अंदर कोई पार्टी रखी थी और बिक्का जी ने वहां पर पतंग भी उड़ाई थी। पतंग कौन सी उड़ाई थी, गोल पतंग उड़ाई थी, बिल्कुल रोटी जैसी, चांद जैसी। तो उसके बाद बीकानेर में अक्षय तृतीया के दिन पतंग उड़ाई जाती है, और वो भी चांदा पतंग बोलती है उसे, गोल चांद जैसी पतंग, तो वो चांदा पतंग भी उड़ाई जाती है, और बिक्का जी के समय शुरू हुई थी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बीकानेर की स्थापना कब हुई, अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। तो हो सकता है कि पहले वाले दिन थोड़ी हवन वगैरह कर दिया, मूर्त वगैरह रखा, और अगले दिन क्या पार्टी शार्टी हुई, तो अक्षय तृतीया के दिन क्या होगी बीकानेर की स्थापना कब, 1488, 12 अप्रैल 1488 के अंदर। और वैसे देखें तो 1545 विक्रमी संवत होगी आपकी, और शुद्ध बैसाख द्वितीय, वार था शनिवार, क्योंकि शनिवार को क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। गांव में वगैरह में आपके बोला भी जाता है कि स्थापना कीजिए, थावर बुध कीजिए व्यापार, यानी बुधवार को व्यापार के लिए अच्छा दिन होता है, और स्थापना के लिए आपके शनिवार अच्छा होता है। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना। बिक्का जी की प्रारंभिक राजधानी कोडम देश 1472 ईस्वी में, फिर जहां से आगे चले सेठा जी भाटी के मना करने पर यहाँ से आगे चले गए, और बीकानेर की स्थापना करते हैं 12 अप्रैल 1488 को। 12 अप्रैल 1488 को विक्रमी संवत देखे तो 1545, और शुद्ध बैसाख सुमेर यानी कि बैसाख शुक्ल द्वितीय, वार था शनिवार। और वैसे हम बोलते हैं आखा तीज के दिन हुई थी इसकी स्थापना, और सभी किताबों में यही लिखा जाने लगा, सभी बताते ही कि आखा तीज के दिन। तो ध्यान रखना बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अब जब बीकानेर के क्षेत्र में राव या बिक्का जी आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्षेत्र पर अधिकार हुआ करता था जाटों का, गोदारा जाट, सारण जाट, इनका क्या है अधिकार हुआ करता था। तो गोदारा जाटों में एक जाट था जो जाटों का वहां पर लीडर था, उसका नाम था पांडु जाट, यानी कि जाटों पर अधिकार पढ़ सकते हैं हम। तो इनके अंदर जाटों के दो गुट बने हुए थे, एक था पांडु गोदारा जाट,
और एक थे आपके इनके विरोध में थे साधारण जाट। एक इनके विरोध में थे साधारण जाट। जो भी और जाटों के भाई बंधु थे, एक नाम आता है नरसिंह जाट का, वो सभी इस सारण जाट की तरफ थे। तो पांडु जाट चला गया आपके बिक्का जी के पास और बिक्का जी से सहायता मांगी। बिक्का जी ने इसकी सहायता की और सभी जाटों के मध्य कोई युद्ध वगैरह हुआ, छोटी मोटी झड़प हुई, तो बिक्का जी ने सहायता की पांडु गोदारा जाट की। और यहाँ पर क्या है, ये जीत जाते हैं। इसके जीतने के बाद इस पांडु गोदारा जाट ने बिक्का जी को 100 गांव दिए थे। 100 गांव दान दिए खुश होकर। और बिक्का जी ने कहा कि आपने मुझे भूमि दी है, धरती दी है, तो आज से राज तिलक मेरा आप ही करोगे। तो ध्यान रखना, बीकानेर के शासकों का राज तिलक कौन करते थे? पांडु गोदारा करते थे, यानी गोदारा जाट करते थे। पांडु गोदारा के वंशज थे वो करते थे, तो कौन करते हैं? बीकानेर के राज शासकों का राज तिलक गोदारा जाट आज तक भी वही करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान कर लेना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कंदल की मृत्यु। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि बीकानेर बसाया, उससे पहले उस क्षेत्र का नाम था, वो प्राचीन नाम मिलते हैं। एक तो जंगल दल, एक मिलता है राती घाटी, एक तो मिलता है जंगल प्रदेश, और एक मिलता है राप्ती घाटी। और इसकी राजधानी बताया गया था छतरपुर, यानी वर्तमान नागौर को। तो ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना। इसके बाद में आता है जाटों पर अधिकार हो गया। एक गुट को हरा दिया तो दूसरा उसके विरोध में था, वो अपने आप अधीन हो गया। और जिसकी सहायता की थी वो तो पांडु इसके साथ ही था। तो जाटों पर अधिकार हो गया, तो बिक्का का क्या हो गया? राज्य स्थापित हो गया यहाँ पर। अब देखते, इसका चाचा था कंदल। कंदल की मृत्यु हो जाती है हिसार के अंदर। कंदल की मृत्यु कहां पर था? ये हिसार के अंदर था। और हिसार का उस समय राजा बोल सकते हैं, शासक बोल सकते हैं, वो था आपके एक मुस्लिम शासक था हिसार का, जिसका नाम था सारंग खां। ये सारंग खां क्या है? कंदल को मार देता है। जब कंदल की मृत्यु की खबर राव बिक्का को पता चली, तो ये जोधपुर अपने पिता जोधा जी के पास लेटर भेजता है कि आप सहायता कीजिए, कंदल की हत्या हो गई है। वहां से जोधा जी भी जाते हैं और जाकर वहां पर युद्ध होता है इनका। सारे आपके द्रोणपुर, वर्तमान चूरू को बोला जाता है। यहाँ पर दोनों सेना आपस में मिलती है, युद्ध होता है। और फिर क्या है, उस सारंग खां को मार दिया जाता है। बिक्का का पुत्र था नरा, वो राव नरा क्या है आपके सारंग खां को मार देता है। जब वो वापस आ रहे थे तो राव जोधा जी ने आपने बिक्का से कहा कि बिक्का, तू मेरा प्रिय पुत्र है, बड़ा पुत्र है, अगर तू जोधपुर में रहता तो आगे का राजा तू बनता, लेकिन मैं तेरे से कुछ मांगता हूं, अगर तू मना ना करे तो बिक्का जी ने कहा कि पिताजी सब कुछ आपका ही, आप तो हुक्म कीजिए। तो जोधा ने क्या मांगा? जोधा जी ने कहा कि एक तो मुझे दे दे तू लाडनू गांव मांगा, या लाडनू जगह हुई, वो दे दे। तो कहां पर थी? नागौर के अंदर। और एक तू बड़ा पुत्र था, और वैसे तू सुपुत्र है, यानी कि जो पिता की संपत्ति का अधिकारी न होकर स्वयं संपत्ति अर्जित करे, वो सुपुत्र हो गया। तो तू मेरा बड़ा पुत्र है, सुपुत्र है। अब जोधपुर के ऊपर तो अपना कोई अधिकार मत समझता, वहां से तो अपनी हिस्सेदारी मत मांगना। तो बिक्का कहता है ठीक, आपको लाडनू दे दिया, और जोधपुर के ऊपर मैं अपना कोई अधिकार नहीं समझूंगा। जोधपुर में मैंने अपना बीकानेर बसा लिया, और आपका आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं जोधपुर से चलो आनंद फानंद में आ गया, जल्दी में आ गया, मैं वहां से अपने राज से, आपके कोई राज चिन्ह है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। भाई आपके जो भी राज चिन्ह है, तलवार हो गया, परचम हो गया, अपनी आराध्य देवी हो गई। एक चीज ध्यान रखना, ये करने वाला मैंने आपको बताया था, ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। कुल देवी की मूर्ति हो गई, वो मैं नहीं ला पाया, उसमें मुझे के हिस्सा चाहिए। जोधा जी ने कहा ठीक है, जब मर्जी है अपना हिस्सा लेकर ले जाना।
तो वो वहां से जोधा जी चले जाते हैं, बिका अपने राज्य में आ जाता है। इसके बाद में बिका इधर उधर अभियानों में उलझ जाता है। इसका विवाह भी हुआ था शेखावाटी, जो मैं आपको बताया था, उसकी पुत्री से करणी माता ने इन दोनों के मध्य संधि कराई थी और इसका विवाह करवाया था। तो जोधा जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा बनता है सातल देव। सातल देव बिका का भाई हो गया वैसे। तो सातल देव कुछ समय तक राजा रहता है, उसके बाद राजा बन जाता है उसी का भाई सुजा। जोधा का तीसरा पुत्र बोल सकते हैं सुजा। सुजा के समय जब बिका लाने गया अपने राजचिन्ह वगैरह, अपने पिता के राजचिन्ह वगैरह लाने गया, तो सुजा ने मना कर दिया, कोई राजचिन्ह नहीं है, इधर तेरा अलग राज्य है, मेरा अलग राज्य, तो अपने राजचिन्ह अलग बना। बिका कहता है कि हम तो दोनों एक ही पिता की संतान है, भाई भाई है, राजचिन्ह दे दे। पिताजी ने कहा था लेकिन वो मना कर देता है। तो बिका क्या है, जोधपुर का घेरा डाल देता है, जोधपुर को घेर लेता है और फाइनली युद्ध नहीं होता, लगभग 10-15 दिनों को घेरा रहता है। उसके बाद जोधा जी की एक रानी थी जसमादे, जिसकी सहायता से दोनों को मध्य संधि होती है और बिका जी को क्या दिए जाते हैं, इनके राजचिन्ह का हिस्सा दे दिया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है आपके राजचिन्ह के हिस्सों के अंदर, इसके अंदर आपके ये बिका जी को दिया जाता है। मुख्य मुख्य बता देता हूं, बाकी कुछ और चीजें थी। एक आती है इनकी कुलदेवी थी नागणेची माता। नागणेची माता की मूर्ति, नागणेची माता की मूर्ति। एक इनके कुल देवता है लक्ष्मी नारायण जी, तो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। एक इन्हें दिया जाता है हड़बूजी की कटार, हड़बूजी की कटार। वो राव जोधा को हड़बूजी ने दी थी जब राव जोधा इधर उधर भटक रहे थे, मंडोर पर अधिकार नहीं हो पा रहा था। हड़बूजी ने आशीर्वाद के रूप में दी थी, मैंने आपको वहां पर बताया भी होगा, नहीं बताया तो जब मैं आपको लोक देवता पढ़ाऊंगा तो और बता दूंगा। तो वो कटार दी जाती है और बाकी कोई ढोल कोई नगाड़े जो भी राजचिन्ह थे उनके अंदर इसकी हिस्सेदारी दे दी जाती है। तो अधिकार नहीं करता, सिर्फ जोधपुर का क्या करता है, घेरा डालता है। इसके बाद में देखते हैं कि बिक्का जी ने कौन कौन सी या फिर निर्माण कार्य क्या क्या करवाई। तो बिक्का जी के निर्माण कार्य देखते हैं। निर्माण कार्य, एक तो जो नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे जोधपुर से, उसके लिए नागणेची माता का मंदिर बनवाते हैं। नागणेची माता का मंदिर, तो ध्यान कर लेना कि नागणेची माता का मंदिर बीकानेर में किसने बनवाया, तो राव बीकानेर। एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाते हैं, कुल देवता हो इनके नारायण जी का मंदिर। और एक ये आपके कोडम बीकानेर नगर बसाते हैं। और एक बीका जी की टेकरी नाम से अपना छोटा मोटा महल बनवाते हैं, जिसे बोला जाता है बीका जी की टेकरी। बाद में दुर्ग बनवाया था आपके राय सिंह ने जूनागढ़ का। तो क्या बसाते हैं, बीकानेर, बीका जी की टेकरी बोल सकते उसे, बीका जी की टेकरी। महल दुर्ग की भांति था, थोड़ा छोटा स्थान था तो उसे टेकरी बोल दिया जाता है, बीका जी की टेकरी। इसके बाद में 1504 में राव बिक्का की मृत्यु हो जाती है, बनते हैं। इनका पुत्र था, मैंने आपको बताया था, वो सारंग खां को मारा था, वो इसका पुत्र राव नरा आगे का शासक बनता है। राव बिक्का के बाद आगे का शासक कौन सा हो गया, राव नरा। उसकी कोई खास बात नहीं, वो समय लगभग 1 वर्ष के लिए आपके शासक रहा था, तो राव नरा को याद नहीं रखना। उसके बाद में शासक बनता है आपके राव लूणकर्ण। अब आगे पढ़ेंगे हम राव लूणकर्ण।
कब से कब तक हो गया, ये हो गया आपके 1504 हो गया, 1504 से 26 ईस्वी तक। 1504 से 1526 ईस्वी तक शासक बनता है। 1527 में जब खानवा का युद्ध होता है तो बीकानेर का शासक कौन था, राव जैतसिंह था। तो 1526 तक हो गया आपके राव लूणकरण। 1504 से 1526 तक कुछ महीने ही बना था राव। उसके बाद कौन बनता है, राव लूणकरण बन जाता है। इसकी देखें, इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था, शक्तिशाली शासक था तो अपने क्षेत्र का क्या करेगा, विस्तार करेगा। तो इसने किया था जैसलमेर पर अटैक। जैसलमेर पर आक्रमण। इसने जैसलमेर के ऊपर आक्रमण किया था और क्या है, वहां का शासक था रावल जैतसिंह, उसे हरा दिया था। रावल जैतसिंह था, जैसलमेर का था रावल जैतसिंह। और वर्षे में आपके लूणकरण हो गया बीकानेर का। और इसमें लूणकरण की क्या होती है, जीत होती है। यानी जैसलमेर के शासक रावल जैतसिंह को हरा देता है और उसकी पुत्री थी, जिससे क्या है, लूणकरण की शादी हो जाती है। और वो अपनी पुत्री, रावल जैतसिंह अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं लूणकरण से। तो दोनों के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। इसके बाद में ये अटैक करता है नागौर पर। और इसने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, तो नागौर पर आक्रमण। नागौर पर आक्रमण करके वहां का था महमूद खां, उसे ये हरा देता है। नागौर का था महमूद खां। महमूद खां को हराया। इसमें भी आपके राव कल्याणमल की क्या होती है, जीत होती है। इसके बाद में अटैक करता है नारनौल पर। ये राव आपके महमूद खां वाला था 1513 ईस्वी के अंदर आक्रमण करता है। इसके बाद में अटैक करता है ये नारनौल के ऊपर। नारनौल का युद्ध बोल सकते हैं। ये किया था आपके 1526 में। नारनौल में उस समय शासक था अभिमीरा। नारनौल का था अभिमीरा। और अभिमीरा वर्षन में आपके हो गया राव लूणकरण। इस युद्ध में लूणकरण की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यानी युद्ध में ही राव लूणकरण क्या है, मारा जाता है। इस युद्ध में राव लूणकरण मारा गया। 1526 में राव लूणकरण क्या है, मारा जाता है। तो 3 अभियान देख लेना इनके मुख्य मुख्य। पहला जैसलमेर पर अटैक करता है, रावल जैतसिंह को हराता है, उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। फिर नागौर के महमूद खां को हराता है 1513 में। और 1526 में नारनौल पर अधिकार करने के लिए युद्ध करता है, नारनौल का युद्ध करता है। और अभिमीरा से हार जाता है उसकी। इस युद्ध में क्या है, राव लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसके दरबार में कुछ राइटर थे, विद्वान थे, उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ बनवाया था, उसको देख लेते हैं। तो राव लूणकरण को बोला जाता है कलयुग का कर्ण। दानी व्यक्ति था और जो दान देते हैं ज्यादा, उनकी तुलना की जाती है कर्ण से। इसे बोला जाता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण। और किसने बोला था, ये बोला था आपके बिट्ठू सुजा ने। बिट्ठू सुजा एक राइटर हुए जिन्होंने बोला था कलयुग का कर्ण, किसे, लूणकरण को। आगे हम पढ़ेंगे राय सिंह, तो उसे बोलेंगे राजपुताने का कर्ण। वो भी मैं आपको वहां पर बता दूंगा। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था राजपुताने का कर्ण। और कलयुग का कर्ण बोला जाता है आपके राव लूणकरण को। और एक इन्होंने या आपके लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। लूणकरण सर का मतलब मैंने आपको बताया था, जलाशय होता है, जो झील हो गई, जलाशय हो गया। जैसे कोडम देसर, तो वहां पर क्या है, कोडम दे के नाम पर तालाब बनाया था, तो ये हो गया राव लूणकरण
झील का निर्माण, झील बनवाई। एक इन्होंने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। तो ये हो गए राव लोणकड़ के कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य, 3 अभियान और 3 ये सीधे निर्माण कार्य ध्यान रख लेना। पहला अभियान आपके जैसलमेर पर अटैक, दूसरा नागौर और तीसरा नागौर में क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 3 आपके चीज कलयुग का कारण बोला जाता है, बिट्टू सुजा ने बोला था। किस पुस्तक में बोला, ये भी आगे पढ़ेंगे जब बिट्टू सुजा को पढ़ेंगे। इसके बाद में लोणकड़ सर तालाब बनवाया, झील बनवाई और क्या है आपके लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाते हैं। इसके बाद में लोणकड़ का पुत्र था राव जेत सिंह, जो क्या आगे का शासक बनता है 1526 में। आगे का शासक हो गया राव जेत सिंह। पंद्रह सौ 26 से 1541 तक, 1526 से 1541 तक। इसकी एक बात मैंने आपको बताई थी कि खानवा युद्ध में बाबर के खिलाफ जब राणा सांगा युद्ध करने के लिए गए थे, तब बीकानेर से गया था के कल्याणमल, तो इनका पुत्र था कल्याणमल। तो ये अपने पुत्र को राणा सांगा की यानी खानवा युद्ध में सहायता के लिए भेजते हैं। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की, सांगा की सहायता की। कब हुआ था आपके खानवा युद्ध? 1527 में। तो सहायता लेकर कौन गया था? वो गया था आपके कल्याणमल गया था। कौन है कल्याणमल? राव जेत सिंह का पुत्र है कल्याणमल, जो आगे का राजा भी बनेगा। लेकिन इससे पहले देखें तो 1527 के अंदर क्या है आपके खानवा युद्ध में सहायता लेकर जाता है, और इसके बाद में 1541 के अंदर एक युद्ध होता है पाइपा साहिबा का युद्ध। इससे पहले युद्ध और हुआ था राप्ती घाटी का युद्ध। एक चीज ध्यान रखना, राव जेत सिंह खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र को भेजा, कल्याणमल को भेजा। एक होता है राप्ती घाटी का युद्ध। राप्ती घाटी का युद्ध खानवा युद्ध 1527 में होता। इसके बाद में भारत की गद्दी पर या हिंदुस्तान की सियासत देखें तो मुगलों के अधीन हो गई थी। मुगलों का बादशाह था बाबर, उसके बाद राजा बना था हुमायूं या बादशाह बना था हुमायूं। हुमायूं का एक भाई था कामरान, जिसकी पोस्टिंग यहाँ पर थी पंजाब वगैरह में, लाहौर वगैरह में यहाँ पर पोस्टिंग थी। यहाँ का सूबेदार था, गवर्नर था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं पंजाब के नीचे राजस्थान शुरू हो जाता है, राजस्थान में सबसे ऊपर देखे तो बटनेर दुर्ग बीकानेर स्टार्ट होता था, तो मैं इस पर भी अटैक करके इसे जीत लेता हूं। तो इसका यानी कामरान किस किस के मध्य हुआ राप्ती घाटी का युद्ध? कामरान, ये कामरान कौन है? हुमायूं का भाई है, मैंने आपको बता दिया। वर्सेस राव जेत सिंह। कामरान और राव जेत सिंह के मध्य होता है। कब हुआ था ये युद्ध? 1534 को। 1530 में बाबर मारा जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हुमायूं बादशाह बन जाता है। हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं, हिंदाल, आस्करी और कामरान। तो कामरान की पोस्टिंग इधर थी अपने पंजाब लाहौर के आसपास, और कामरान क्या है बटनेर दुर्ग पर अटैक कर देता है, बटनेर को जीत लेता है। इसके बाद में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। कहां पर? राप्ती घाटी के अंदर। तो युद्ध का नाम हो गया राप्ती घाटी का युद्ध 1534 में। इस युद्ध में कामरान हार जाता है और जीत होती है राव जेत सिंह की, यानी शक्तिशाली शासक था जिसने मुगल बादशाह के भाई को हरा दिया। ये कामरान कौन था? हुमायूं का भाई, हुमायूं का भाई था ये कामरान, ध्यान रख लेना। तो कामरान को हरा देता है राप्ती घाटी के युद्ध में। राव जेत सिंह की क्या होती है? जीत हो जाती है। इसके बाद में एक युद्ध होता है पाइपा साहिबा का युद्ध 1541 में।
उधर जोधपुर का राजा उस समय कौन था? मालदेव था। 1531 से 62 शासनकाल है मालदेव का। तो एक युद्ध होता है पाहिबा साहिबा का युद्ध। पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में। मैंने आपको जब मारवाड़ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मालदेव ने क्या गलती की थी कि वो ज्यादा शक्तिशाली तो था, लेकिन उसकी गलती की थी कि अपने रिश्तेदारों पर अटैक कर दिया। तो राव जेतसी पर अटैक कर देता है। वो 1541 में कौन करता है? मालदेव। पाहिबा साहिबा नामक स्थान पर क्या होता है? युद्ध होता है। तो यहां पर आपके हो गया मालदेव वर्सेस राव जेतसी। राव जेतसी। इस युद्ध में क्या है? जेतसी मारा जाता है। राव जेतसी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मालदेव का जोधपुर पर अधिकार हो जाता है। मालदेव जीत गया और इसका सेनापति था कुंपा। इसका सेनापति था कुंपा। और कुंपा को क्या है? बीकानेर सौंप देता है, या बीकानेर का एडमिनिस्टर बना देता है मालदेव कुंपा को। और इस युद्ध में राव जेतसी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र था कल्याणमल, जो कहां पर चला जाता है? शेरशाह सूरी से सहायता लेने के लिए चला जाता है और उसके अधीन चला जाता है। फिर वो दिल्ली से सहायता लेकर आता है। इस राव जेतसी के दरबार में एक विद्वान थे बिट्टू सुद्धा, जो हमने पढ़े थे, जिन्होंने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। तो इनके दरबारी विद्वान देखते हैं। दरबारी में देखें तो नंबर 1 पर आता है बिट्टू सुद्धा। और इनका जो ग्रंथ है या इनकी जो बुक्स बोल सकते हैं वो है राव जेतसी राछंद। राव जेतसी के दरबार में है तो इन्हीं के ऊपर लिखेंगे राव जेतसी राछंद। इसी पुस्तक के अंदर या इसी ग्रंथ के अंदर आपके लूणकर्ण को कहा गया है कलयुग का कर्ण। राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण किस पुस्तक के अंदर या किस बुक्स के अंदर कहा गया है? तो ये कहा गया आपके राव जेतसी छंद के अंदर। इसके बाद में राव जेतसी के बाद में बीकानेर पर अधिकार हो जाता है कल आपके मालदेव का। और उसके बाद मालदेव के विरुद्ध सहायता लेकर आता है इसका पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी से। तो आगे का राजा कौन बनेगा बीकानेर का? कल्याणमल। एक तौर पढ़ लेते हैं कल्याणमल को। आगे का राजा बना देते हैं कल्याणमल को। कल्याणमल। राव जेतसी की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1541 में। तो 1541 से 74 तक इसका सबसे पहला काम है राजा बना। तो सबसे पहला एक तो मैंने आपको बता ही दिया था, जब राजकुमार था तो संगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में गया था। लेकिन राजा बनने के बाद इसका एक काम है गिरी सुमेर का युद्ध। गिरी सुमेर का युद्ध या जतारण का युद्ध भी बोल सकते हैं। 1544 ईस्वी में वही मालदेव और विरोध में थे। मेड़ता से था ब्रह्मदेव और कल्याणमल हो गए। और आपके शेरशाह सूरी जेता कुंपा वाली मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था, तब बताया था। इसके बाद में आता है एक नागौर दरबार। आपकी शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मुगलों का अधिकार हो जाता है और बादशाह बन जाता है अकबर। तो एक राजस्थान की हिस्ट्री में आता है टर्निंग पॉइंट नागौर दरबार। नागौर दरबार कब लगा था? 1570 ईस्वी में। इसमें राव कल्याणमल दत्ता और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन हो गया? आपके कल्याणमल। इसमें क्या है? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर की अधीनता।
तो ये फर्स्ट किंग ऑफ बीकानेर हो गया जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो प्रथम राजा जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, मुगल अधीनता स्वीकार करता है। इसके दो पुत्र थे, कल्याणमल के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राय सिंह और छोटा पुत्र था पृथ्वीराज, जिन्हें अकबर अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद यानी ये दोनों विद्वान व्यक्ति थे, गुण तो अकबर गुण विधायक था, तो दोनों को क्या है दरबार में ले जाता है। आगे राय सिंह पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि राय सिंह को तो चंद्रसेन के विरुद्ध भेजता भी है, 2 साल तक एडमिनिस्टर भी रखता है जोधपुर का, 72 से 74 तक। 74 में जब मृत्यु हो जाती है कल्याणमल की, तो आगे राय सिंह अब यहाँ बीकानेर का राजा बन जाता है। उसके बाद में वो चंद्रसेन के विरुद्ध भेजता है। और पृथ्वीराज राठौड़ तो हम पढ़ते हैं, महान कवि हुए हैं, महान साहित्यकार हुए हैं, वीर योद्धा भी हुए हैं। तो आगे अब कल पढ़ेंगे आपके राव महाराजा राय सिंह पढ़ेंगे। और कल लगभग कल या परसों आपके बीकानेर की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना कैसी लगी। और थैंक यू, बाय।